महोदय, फादर रोशन बा, हमारे विभाग की अध्यक्षा मैडम सीमा खेस, मैडम प्रतिमा परधिया और हमारे आज के एंकर कविता और हमारे सभी विद्यार्थी जो यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होनी चाहिए, मैं महसूस कर रहा हूँ। कारण साफ है, पूरी दुनिया में अस्मिता ही सबसे ऊपर रखी जा रही है, यानी अस्मिता यानी पहचान। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारी क्या भूमिका है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को का अनुमान है कि अगर आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भाषा को लेकर होना है, और उसकी गूंज अनुगूंज हम साहित्य के विद्यार्थी अभी से देख रहे हैं। इसका मतलब भाषा केवल बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, भाषा अस्मिता की सबसे महत्वपूर्ण जड़ है। इसलिए भाषा को लेकर सब लोग चिंतित हैं। कोई भी उपनिवेश अगर बनाता है, कोई देश किसी देश का उपनिवेश बनाता है तो सबसे पहला काम, यानी उपनिवेश तो बंदूक के जोर पर आता है, लेकिन उसका विस्तार प्रचार प्रसार भाषा से शुरू होता है। इसीलिए अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच आए तो फ्रांसीसी भाषा। भाषा हमारी पहचान है। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं, और वैसे दौर में हम एक ऐसी जनजाति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी संख्या पूरी दुनिया में 1,41,000, अब मैं सेंसस ही बता दे रहा हूँ, 1,41,771 है 1981 की जनगणना के अनुसार, यानी बहुत कम है। पहले 1,80,000 था, उसके बाद फिर से एक बार जनगणना हुई, 1,41,771 की आबादी है खड़िया जनजाति। तो हमको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के अभिन्न हिस्से तो हैं ही, वो हमको सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं। उनको नहीं जानना हमारी मूर्खता हो सकती है, और ऐसे कई जनजातियों को नहीं जानना, कई अस्मिताओं को नहीं जानना हमारी कमजोरी हो सकती है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से जो मैं सोचता हूँ कि जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र की। तो बहुत खुशी की बात है कि इतनी कम आबादी में जो जनजाति रह रही है उस पर आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा यहाँ से निकल कर जानी चाहिए। खड़िया जनजाति के बारे में कुछ चीज़ें मैं बहुत जो मैंने पढ़ा है वो किताबों से पढ़ा, और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पर हालांकि आबादी कम है हमारे छात्रों की, अभी मैंने हाथ खड़ा करवाए थे तो मुश्किल से 10 से नीचे हैं हमारे बच्चे। हमारे प्रिंसिपल इसी जनजाति के हैं, तो उनके अनुभव, आपके अनुभव जो प्रयोग में है, जो जीवन की जीवंतता में जो बह के आ रहा है, उसे हमें सुनने को मौका मिलेगा। और ये किताब से बहुत अलग और वो विशिष्ट बात यहाँ हो जाती है। जो मेरी किताबी जानकारी है, जो जैसा लोग रिसर्च करते हैं, उस हिसाब से मैं 2-3 बिंदुओं पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि विषय प्रवेश की बात है। उससे पहले मैं ये कहूँ कि हमारे आज के जो वक्ता हैं, हमारे छात्र हैं, और बड़े उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि वो अनुभव पर आधारित अपने व्याख्यान देंगे। इसलिए किसी भी बड़े पंडित वाले व्याख्यान से अच्छा होगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। अंजलि इंदवार जो खड़िया जनजाति जीवन, संस्कृति और परंपरा पर बात करेंगी। सोफिया किंडो खड़िया जनजाति में विवाह की परंपरा पर अपनी राय रखेंगी। सुरभि बा खड़िया जनजाति में अंतिम संस्कार। ये 3 इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको जाने बगैर हम कुछ नहीं जान सकते, इसलिए जानना जरूरी है। मैं कई बार अपने कॉलेज के मैनेजमेंट से आग्रह करता रहता हूँ कि हमारे बच्चों को अपनी अस्मिता की जानकारी होनी चाहिए, उनकी वेशभूषा, जन्म, मृत्यु, विवाह, संस्कार, और ये इसीलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने 3 कारण बताए इस सेमिनार के प्रति अपनी श्रद्धा या खुशी जाहिर करने का। जो किताबों की जानकारी वो बता रहा हूँ। खड़िया जनजाति प्राचीन जनजाति है और आदिम आदिवासी है, सबसे पुरानी आदिवासी जनजातियों में से एक है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर। बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं बटे हुए हैं। ये आए कहाँ से हैं?
तो ये इंडोनेशिया फिलीपींस से होते हुए भारत आए। इंडोनेशिया और फिलीपींस से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया से माइग्रेट होते होते चलते चलते भारत की धरती पर आए। हम पूरे विश्व में 11 भाषा परिवार है, 11-12 भाषा परिवार के बारे में हम जानते हैं। भारत में 5 भाषा परिवार प्रयोग में आते हैं, यानी भाषा लैंग्वेज का जो एक एक फैमिली बांटा हुआ है। तो यह जो है इनकी जो भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। ऑस्ट्रो एशियाटिक इस भाषा परिवार की को हम भाषा विज्ञान के सिलेबस में पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। और भारत में कुल और 4 जो भाषा परिवार हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। एक तो द्रविड़ भाषा परिवार है, एक है ऑस्ट्रिक, एक चीनी तिब्बती और एक भारोपीय, भारत और यूरोपीय को मिलाकर। तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है और विदेशों में इस पर रिसर्च हो रहे हैं। मेरी जानकारी में जर्मनी में, अमेरिका में और चीन में इस भाषा परिवार के बारे में भाषा पर बहुत ज्यादा रिसर्च अभी हो रहे हैं। और इसकी अपनी खूबसूरत संस्कृति है, बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है। इनकी अलग तरीके की जीवन शैली है, शासन व्यवस्था है और जिसको हम व्याख्यान में सुनेंगे। और अभी अभी हमारे एंकर ने कहा कि 3 प्रकार के खड़िया समुदाय की जनजातियों को 3 कोटियों में बांटा गया है। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। और पहाड़ी खड़िया को ही हम शबर कहते हैं। मैं ये दुस्साहस नहीं कर सकता हूँ जैसा कि हमारे एंकर ने किया कि ये श्रेष्ठ खड़िया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, किताबों में है, लेकिन ये जो 3 प्रकार की जो खड़िया जनजातियां हैं इसमें भी आप देखेंगे इनकी भाषा में, संस्कार में, परंपरा में, रीति रिवाज में अलग अलग चीजें होंगी। तो ये क्यों होती है हम शोधार्थी के नाते जाने। जो जहाँ बसा है, अगर मैदानी एरिया में है तो जाहिर सी बात है वहाँ नदियाँ तालाब नहीं होंगी तो शाकाहारी हो सकते हैं। जहाँ पर नदी नाला तालाब है, पोखरा है, वहाँ मछलियाँ होंगी तो मांसाहारी, इसलिए बंगाल के लोग सब मांस खाते हैं। तो ये अद्भुत बंटवारा है। ऐसा नहीं कि वो जन्मजात कुछ बहुत वैष्णवी परंपरा के हैं इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं, परंपरा ही बनती है। हरियाणा में नदी पोखर तालाब नहीं है तो वहाँ के लोग सब के सब दूध, हरी घास के मैदान है तो वहाँ लोग गाय भैंस पालते हैं और दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो आप देखेंगे खड़िया में भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं खड़िया जनजाति को लेकर, उसमें भी खान पान को लेकर सोच है। मैं उम्मीद करूँगा हमारे विद्यार्थी जब बात करें तो उनकी अभी की जो परंपरा है उसके सूत्र को जरा पीछे जोड़ने की कोशिश करें तो बहुत ही उत्तम होगा। और मेरी आखिरी शब्द, भारत में जब आए तो यहाँ मैंने कहा कि जो आप दक्षिण पूर्व एशिया से आए और भारत में सबसे पहले आए तो ये पटना के आसपास आए। पटना के आसपास खड़िया जनजाति सबसे पहले भारत में कदम रखती है, ये किताबों के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। और पटना के बाद में फिर ये धीरे धीरे इसका फैलाव हुआ। आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, मेरी एक अलग बहुत अच्छी रुचि है। जैसे अक्सर लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, दबा के खाना खाते हैं और उसके बाद बोलते हैं हो तो क्या, चलते हैं और चले जाते हैं। शादी में आप देखिएगा परिवार के कुछ प्रमुख लोग, जिसमें जो शादी कराने वाले होते हैं वही लोग रुकते हैं। जो हिंदू मैथोलॉजी की जो शादी है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि रात में शादी होती है। शादी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। चर्च की शादी में भी मैं कई बार गया हूँ, हाँ तो अभी शादी हो रही चर्च में ना, बाद में जाएगा, खाने का समय तो बाद ही में आएगा, वहाँ भी मैंने देखा है। पर मेरी एक अद्भुत रुचि है, बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं, मैं शादी में बैठकर शादियों को खूब देखता हूँ। इसीलिए कई जनजातियों की और कई मुसलमानों की, सिंधियों की, सिंधी से तो मेरी शादी हुई है, सिंधी लड़की से, तो उनकी भी, तो और हिंदुओं में भी कई प्रकार की परंपराएं हैं। सिखों की शादी भी देखिए, बड़ा अद्भुत नज़ारा मुझे मिलता है। इसीलिए ये मेरी रुचि का विषय है। आप मुझे ये बताएंगे खड़िया जनजाति की जब शादी होती है तो क्या रिचुअल्स है एक्चुअली, ये आप ही बता पाएंगे, क्योंकि आपके घर परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने विवाह किया है। हिंदू मैथोलॉजी में बोला जाता है कि 7 फेरे लिया जाता है, 7 जन्म का बंधन है, 7 बंधन और 7 फेरे, 7 समुद्र, 7 सुर, 7 का जो फेरा है ना, इसका एक सीक्वेंस है। तो ये सब थियोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं हमारे स्पिरिचुअल जगत में, तो फादर और अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। हमने जो किताबों से पढ़ा है, जो कुछ जाना है, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। मृत्यु का संस्कार
जैसे आपने अपने टॉपिक में कहा है कि विवाह की परंपराएं, अंतिम संस्कार और जीवन संस्कृति परंपराएं, मैं समझता हूँ इन 3 टॉपिक्स के भीतर में सारी चीज़ें आ जाती है। तो हम बहुत इत्मीनान से रसपान करते हुए आपकी बातों को सुनेंगे, और विद्यार्थी कभी भी ये ना सोचे कि मैं कोई एक्सीलेंट परफॉर्म करने आ रहा हूँ और उसमें जरा सा हो जाएगा तो टीचर बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे। नहीं, आप बेहिचक अपने अनुभव को बोलिए, और इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप जो बोलने आ रहे हैं वो स्वयं खड़िया जनजाति के, आपका जो प्रमाण है उससे बड़ा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता है।